This video is for educational purpose and is not intended to hurt anyone's sentiments. The video source includes all the resources available on the internet for general public. Hello everyone, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप सब देख रहे हैं रहस्य खुलासा चैनल को। आज की कहानी ऐसे क्राइम के बारे में है जिसमें एक माँ अपनी ही बेटी का कत्ल कर देती है पैसे और मनमुटाव की वजह से, और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नेम शामिल हैं। तो आज की कहानी है शीना बोरा मर्डर केस की। तो अप्रैल 25, 2012 को अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब सुबह के 2:30 से 3 बजे के बीच एक वाइट कलर की गाड़ी निकलती है मुंबई से रायगढ़ की तरफ और हेतवाना गांव के घने जंगलों के बीच एक सुनसान जगह पे रुकती है। फिर उसमें से 3 लोग निकलते हैं, एक लेडीज और 2 जेंट्स, और फिर दोनों जेंट्स मिलकर एक और लड़की को निकालते हैं कार से और फिर उसको एक बड़ी सी पॉली बैग में भरते हैं और बीच जंगल में सुनसान जगह ले जाकर उस पॉली बैग के साथ उस लड़की को जला देते हैं और जो कुछ पार्ट बच जाता है उसे गड्ढा खोदकर दफना देते हैं। फिर मई 23, 2012 को पाटिल नाम का एक व्यक्ति उन्हीं जंगलों में जाता है मैंगो कलेक्ट करने और उसे कुछ दिखता है, और जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो चीज एक जली हुई लाश है और वो पूरी तरीके से डर जाता है। बट थोड़ी देर के बाद वो अपने होश संभालता है और उसको अच्छी तरह से देखता है और देखने के बाद उसको पता चलता है कि वो एक औरत की लाश है, क्योंकि जली हुई बॉडी के जो सर पे बाल थे वो अच्छी तरह से नहीं जले थे और वो लंबे थे। पाटिल ने बिना वक्त गवाए पास के ही पुलिस स्टेशन में कॉल करके इसकी जानकारी दी और फिर पुलिस वहां आती है और वहां से जले हुए बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करती है और उन सैंपल्स को हॉस्पिटल भेज देती है डीएनए कलेक्ट करने के लिए, और आसपास के पुलिस थानों में मिसिंग कंप्लेंट सर्च करती है और भी कई दिनों तक इंतजार करती है कि कोई आएगा उस जली हुई लाश को क्लेम करने या उसके बारे में पूछने, बट कोई नहीं आता। इसलिए पुलिस उस बॉडी के सैंपल्स का अंतिम संस्कार कर देती है। फिर ऐसे ही 3 साल बीत जाता है और फिर आता है ये 2015 जून का महीना और एक अननोन कॉल आता है राकेश मारिया के पास, जो कि उस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। और जैसे ही वो फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से एक अननोन लड़की कॉल पे होती है और वो बोलती है कि इंद्रानी मुखर्जी की बहन शीना बोरा 2012 से ही गायब है क्योंकि इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी बहन शीना बोरा की हत्या कर दी है। आप इस केस की जांच करवाइए, और वो इतना कहकर फोन रख देती है। राकेश मारिया, आपको बता दूं, एक बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर थे उस वक्त। 26/11 की इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने ही की थी। अब आपको बता दूं कि इंद्रानी मुखर्जी पीटर मुखर्जी की वाइफ थी और पीटर मुखर्जी बहुत बड़ी हस्ती थे उस समय। वो स्टार ग्रुप के हेड थे और बहुत बड़े मीडिया टाइकून भी थे। तो राकेश मारिया बिना किसी सबूत के इंद्रानी मुखर्जी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंद्रानी का अरेस्ट का मतलब पीटर मुखर्जी के अगेंस्ट जाना, तो इसलिए उनको पहले कुछ सबूत चाहिए थे। तो फिर उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने खार पुलिस स्टेशन से इंक्वायरी की, क्योंकि इंद्रानी मुखर्जी का घर खार पुलिस स्टेशन के अंडर ही आता था। उन्होंने इंक्वायरी की कि क्या 2012 या आज तक किसी शीना बोरा नेम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है या नहीं, बट ऐसी किसी लड़की की कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिली। तो फिर राकेश मारिया अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर दिनेश कदम को ये सारी बात बताते हैं और उनसे बोलते हैं कि पता करो कि शीना बोरा नेम की लड़की कोई है या नहीं, और ये भी कि क्या वो इंद्रानी की बहन है। मतलब शीना बोरा की पूरी हिस्ट्री निकालने बोलते हैं, और ये काम इंस्पेक्टर कदम को अनऑफिशियली करना था। मतलब किसी को पता नहीं लगना चाहिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है इंद्रानी के अगेंस्ट। इंस्पेक्टर कदम इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं और अपने खबरियों को भी बोल देते हैं कि शीना बोरा के बारे में कुछ भी पता चले तो उनको इन्फॉर्म करें। ऐसा ही पूरा जुलाई का महीना बीत जाता है और कोई क्लू नहीं मिलता,
फिर आता है अगस्त का महीना और इंस्पेक्टर कदम को उनका एक खबरी बताता है कि 3 साल पहले इंद्रानी का एक ड्राइवर हुआ करता था, श्यामवर राय, और अब वो इंद्रानी का ड्राइवर नहीं है। तो हो सकता है कि उससे कोई क्लू मिले। तो ये इंस्पेक्टर कदम के लिए बहुत बड़ी लीड थी। तो वो ये बात राकेश मारिया को बताते हैं और राकेश मारिया डिसाइड करते हैं कि श्यामवर राय को अरेस्ट किया जाए और उससे पूछताछ किया जाए। बट वो ये भी बोलते हैं कि अभी इंद्रानी यूएस गई हुई है, तो अभी अरेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर इंद्रानी को खबर लगी कि श्यामवर अरेस्ट हुआ है तो वो सतर्क हो जाएगी और इंडिया वापस नहीं आएगी। तो मारिया बोलते हैं कि भी रहने देते हैं, जब वो यूएस से वापस लौट आएगी तब श्यामवर राय को अरेस्ट करेंगे। अब इंद्रानी यूएस से सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में वापस इंडिया लौट आती है। अब दिक्कत ये थी श्यामवर को किस बेसिस पे अरेस्ट किया जाए, तो उसके लिए उसका बैकग्राउंड निकाला जाता है। तो पता चलता है कि पहले वो छोटी मोटी चोरियां किया करता था और ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके पास गन वगैरह भी हो सकता है। तो आर्म्स एक्ट के तहत उसको 21 अगस्त 2015 को अरेस्ट किया जाता है और फिर उससे कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो पहले तो वो कॉर्पोरेट नहीं करता, बट पुलिस की और भी कड़ी कार्रवाई करने के बाद वो पूरा टूट जाता है और फिर वो अपने सारे क्राइम्स एक्सेप्ट करता है और फिर पूरी बात बताता है। वो फिर बताता है कि उसने शीना बोरा को इंद्रानी मुखर्जी और इंद्रानी के दूसरे पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर मारा और फिर उसकी लाश को रायगढ़ के जंगलों में ले जाकर जला दिया और जो बाकी बॉडी पार्ट्स बचे उनको वहीं पे गड्ढा खोद के गाड़ दिया। फिर पुलिस श्यामवर को रायगढ़ के जंगलों में ले जाती है जहाँ की उसने बॉडी को गाड़ा था। फिर वहां पर खुदाई की जाती है तो सच में वहां से एक लाश मिलती है और फिर रायगढ़ के पुलिस से भी पूछा जाता है कि क्या आपको 3 साल पहले यहाँ पे कोई जली हुई लाश मिली थी। तो पुलिस बताती है कि हाँ, हमें यहाँ पर 3 साल पहले लाश मिली थी, बट कोई क्लेम नहीं करने आया था उस लाश को और कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं थी आसपास के पुलिस स्टेशन में, इसलिए हमने उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया था। अब क्योंकि ये लाश मिली और श्यामवर के बयान के आधार पर हम इंद्रानी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये कोई पक्का सबूत नहीं था इंद्रानी के अगेंस्ट। तो इसलिए पुलिस ने संजीव, इंद्रानी और श्यामवर के मोबाइल का लोकेशन निकलवाया 24 अप्रैल और मॉर्निंग 25 अप्रैल का। तो पता चला कि तीनों का मोबाइल लोकेशन सेम था, बांद्रा, मुंबई और रायगढ़ में। तो इसी के बेसिस पे इंद्रानी मुखर्जी को 25 अगस्त 2015 और संजीव खन्ना को मुंबई पुलिस अगस्त 26, 2015 को उसके दोस्त के फ्लैट से कोलकाता में अरेस्ट कर लेती है। और क्योंकि इंद्रानी बहुत बड़ी हस्ती थी उस समय, तो ये केस ऑटोमेटिकली सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल केस बन गया। फिर संजीव और इंद्रानी से पूछताछ किया जाता है। तो इनिशियली तो वो लोग कॉर्पोरेट नहीं करते, बट पुलिस के सख्ती से पूछने पे वो सारी बात बता देते हैं कि उन्होंने शीना को कैसे प्लान करके मारा और वो अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर लेते हैं पुलिस के सामने। लेकिन जब बाद में कोर्ट का ट्रायल होता है तो वो अपने बयान से मुकर जाते हैं और कोर्ट में बताते हैं कि पुलिस ने ये सब कहानी खुद से बनाई है उनको फंसाने के लिए। तो शायद यही रीजन है कि आज तक ये केस चलता आ रहा और अभी तक इसका फैसला नहीं आया है। और आपको तो पता ही है कि अच्छे अच्छे लोग पुलिस के सामने सच उगल देते हैं, बट जैसे ही कोर्ट में पेशी होती है तो वो अपने बयान बदल देते हैं। जैसे मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती ये बुलवाया। तो इन्हीं सब वजह से उनका गुनाह प्रूफ नहीं हो पाता और पुलिस को और भी मेहनत करना पड़ता है अपने चार्जेस को प्रूव करने के लिए। ऐसा पुलिस अपने मीडिया स्टेटमेंट में कहती है, बट क्या सच है क्या नहीं वो तो जब कोर्ट का आखिरी फैसला आएगा तभी पता चलेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंद्रानी को अरेस्ट हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मिखाइल, शीना का भाई, एक नया खुलासा करता है कि शीना इंद्रानी की बहन नहीं बल्कि बेटी है। इस खुलासे के बाद तो लोग और भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता क्या चल रहा था। फिर इंद्रानी और डेड बॉडी का डीएनए लेकर
मैच कराया जाता है तो पता ये चलता है कि इंद्राणी ही डेड बॉडी की बायोलॉजिकल मदर है। तो पुलिस पूरा स्टेटमेंट रिलीज करती है जो कि उन्होंने नोट डाउन किया था तीनों अक्यूज्ड के इंट्रोगेशन के दौरान। तो आइए बताता हूँ आपको शुरुआत से इंद्राणी की लाइफ के बारे में, जो कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला। इंद्राणी का जन्म 1972 में गुवाहाटी असम में होता है उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी बोरा के घर। इनिशियली उसका नेम पूरी बोरा था। इंद्राणी बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी लड़की रही थी। उसके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह थी। स्कूल खत्म होने के बाद वो शिलोंग आ गई अपनी हायर स्टडीज परस्यू करने लेडी किएन कॉलेज में, जहां उसकी मुलाकात सिद्धार्थ दास से होती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और उस शादी से इंद्राणी को 2 बच्चे होते हैं, मिखाइल बोरा और शीना बोरा। फिर 1990 में उसकी शादी टूट जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को अपने पेरेंट्स के घर छोड़ के कोलकाता चली जाती है कंप्यूटर्स की पढ़ाई करने, और वो वहाँ ऐसे पेइंग गेस्ट बन के रहती है। और कुछ महीनों बाद उसकी मुलाकात संजीव खन्ना नाम के व्यक्ति से होती है। फिर वो दोनों 1993 में शादी कर लेते हैं और करीब 4 साल बाद 1997 में उनकी एक बेटी होती है, इसका नाम विधि होता है। 1996 में इंद्राणी कोलकाता में ही एक रिक्रूटमेंट कंपनी खोलती है, INX सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नेम से। खैर, अब इंद्राणी और संजीव 2001 में मुंबई आ जाते हैं, जहां पे इंद्राणी की कंपनी INX सर्विसेज को स्टार इंडिया के रिक्रूटमेंट का जिम्मा दिया जाता है। और उस दौरान पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के हेड और CEO थे। तो उसी दौरान इंद्राणी और पीटर की मुलाकात होती है और कुछ दिनों के मुलाकात और जान पहचान के बाद ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है। और 2002 में इंद्राणी पीटर के साथ उसके घर में मूव इन कर जाती है और संजीव खन्ना के साथ वो डाइवोर्स फाइल कर देती है। और जैसे ही उसको डाइवोर्स मिलता है, वो नवंबर 2002 में पीटर के साथ शादी कर लेती है और इस बार वो विधि को अपने साथ ही रखती है और उसे विधि मुखर्जी का नाम देती है। आप अभी तक तो समझ ही गए होंगे कि इंद्राणी को अपने जीवन में बहुत पैसा चाहिए था और जो उसकी पिछली 2 शादी से उसके पति थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो इसलिए इंद्राणी ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया था। खैर, अब धीरे धीरे शीना भी बड़ी होती है और 2006 में वो मुंबई आती है अपनी हायर स्टडी परस्यू करने, जहाँ इंद्राणी उसे अपनी सिस्टर बताकर पीटर को इंट्रोड्यूस कराती है। शीना सेंट जेवियर कॉलेज से अपनी हायर स्टडीज पूरा करती है 2006 से 2009 के बीच। 2009 में वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ज्वाइन करती है एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी और फिर जून 2011 में शीना ज्वाइन करती है मुंबई मेट्रो 1 एज ए असिस्टेंट मैनेजर। अब आपको पीटर की भी हिस्ट्री बताता हूँ। पीटर की पहली शादी शबनम मुखर्जी से 1975 में हुई थी और उस शादी से उसके 2 बच्चे थे, राहुल मुखर्जी और रॉबिन मुखर्जी। और पीटर और शबनम का डाइवोर्स 1994 में हुआ था। तो क्योंकि शीना इंद्राणी की बेटी थी और राहुल पीटर का बेटा था, तो इन दोनों का पीटर के घर पे आना जाना लगा रहता था। तो ऐसे ही दोनों राहुल और शीना एक दूसरे से मिलते रहे और ये जान पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल गई। राहुल को तो यही पता था कि शीना इंद्राणी की बहन थी, तो उसको कोई ऐतराज भी नहीं था। हाँ, बट अगर शायद उसे पता होता कि शीना इंद्राणी की बेटी है, तो शायद वो शीना से प्यार करने की गलती नहीं करता। और यही मेन रीजन था जिसकी वजह से शीना का कत्ल हुआ। अब इंद्राणी को तो पता था कि शीना उसकी बेटी है, तो राहुल के साथ उसके अफेयर से वो नाखुश थी और उसने शीना को समझाया भी था कि राहुल से दूर रहो, बट शीना ने उसकी बात नहीं मानी और राहुल से सीक्रेटली इंगेजमेंट भी कर ली थी। तो इसी की वजह से इंद्राणी शीना से बहुत नाखुश थी। दूसरा रीजन ये था कि इंद्राणी का मानना था कि अगर राहुल शीना से शादी कर लेगा तो पीटर का बहुत सारा प्रॉपर्टी राहुल के थ्रू शीना के पास चला जाएगा। तो ये दूसरी वजह थी
जिसने इंद्राणी के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया और बाकी बची हुई कसर शीना ने पूरी कर दी थी। शीना इंद्राणी को ब्लैकमेल करके उससे पैसे मांगा करती थी और उसने इंद्राणी से 3 बीएचके फ्लैट भी मांगा था मुंबई के एक पॉश इलाके में। तो बस ये सब काफी था शीना को मारने के लिए। फिर श्यामवर के बयान के मुताबिक इंद्राणी ने प्लान बनाया था अपने हस्बैंड संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना को मारने का। उसका कहना था कि इंद्राणी मर्डर से एक दिन पहले जहां शीना की बॉडी को जलाया जाना था उसको इंस्पेक्ट करने गई थी। 24 अप्रैल 2012 को संजीव खन्ना मुंबई आते हैं और वर्ली के होटल हिलटॉप में रुकते हैं। श्यामवर ये भी बताता है कि इंद्राणी ओपेल कोर्सा कार को रेंट पे लेती है शीना के अपहरण और बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। फिर इंद्राणी शीना को कॉल करके 24 अप्रैल करीब शाम 7 बजे नेशनल कॉलेज जो कि बांद्रा में है वहां बुलाती है और बोलती है, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारी और राहुल की शादी को लेकर बात करना चाहती हूँ। फिर शाम 6 बजे इंद्राणी अपने एक्स हस्बैंड संजीव को उसके होटल से ओपेल कोर्सा गाड़ी में पिकअप करती है और फिर तीनों लोग श्यामवर, संजीव और इंद्राणी नेशनल कॉलेज पहुंच जाते हैं और वहां वो शीना का वेट करते हैं। फिर करीब शाम 7 बजे राहुल शीना को नेशनल कॉलेज के पास ड्रॉप करके वहां से चला जाता है और फिर शीना इंद्राणी से मिलने उसके कार में आती है और इंद्राणी कार में पीछे की सीट पे होती है और श्यामवर और संजीव कार के अगले सीट्स पर। फिर शीना जैसे ही कार में बैठती है इंद्राणी उसको एक बोतल में पानी पीने को देती है जिसमें नशे की गोलियां मिली होती हैं, जिसे पीते ही कुछ देर बाद ही शीना बेहोश होने लगती है और फिर जैसे ही शीना बेहोश हो जाती है तो वो लोग उसको एक सुनसान रोड पर ले जाते हैं और उसको वहां पर ले जाकर गला दबाकर मार देते हैं। श्यामवर ने यह भी बताया कि जब इंद्राणी शीना का गला दबा रही थी तो बहुत खुश थी और गुस्से में बोल रही थी कि अब मिलेगा तुझे तेरा 3 BHK अपार्टमेंट। फिर क्योंकि उस समय शाम थी तो उनको डर था कि अगर हम शीना की बॉडी को ठिकाने लगाने जाएंगे तो पकड़े जा सकते हैं। तो वो लोग शीना को अच्छी तरह से फिर से तैयार करके उसका मेकअप करके अपनी गाड़ी में ही पीछे की सीट में बिठा देते हैं और एक साइड संजीव बैठ जाता है और एक साइड इंद्राणी और फिर इंद्राणी शीना का सर अपने जांघों पे रख लेती है जिससे अगर पुलिस चेकिंग में ये लोग पकड़े जाए तो पुलिस को ये लगे कि शीना सो रही। फिर ये लोग शीना की बॉडी को इंद्राणी के घर लेके जाते हैं वर्ली में और उसे एक बैग में रखकर गाड़ी की डिक्की में रख देते हैं और इसके बाद संजीव अपने होटल वापस चला जाता है और इंद्राणी अपने घर में ही रहती है और श्यामवर उस रात गाड़ी में ही सोता है। और फिर 25 अप्रैल 2015 को करीब सुबह 3 बजे वो तीनों शीना को गाड़ी की डिक्की से बाहर निकालते हैं और पुलिस चेकिंग के डर से संजीव और इंद्राणी बैक सीट में बैठ जाते हैं और शीना को पिछली सीट में अपने बीच ऐसे बिठाते हैं जैसे कि लोगों को लगे कि शीना सो रही। फिर वो तीनों सुबह 4 बजे के करीब रायगढ़ के सुनसान घने जंगलों में पहुंचते हैं और फिर शीना की बॉडी को एक बैग में भरते हैं और एक सुनसान स्पॉट पे लेकर जाते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसको जला देते हैं और जो बॉडी नहीं जल पाती उसको एक गड्ढा खोद के उसको गाड़ देते हैं और फिर सब वापस मुंबई लौट जाते हैं। फिर उसी दिन संजीव खन्ना कोलकाता वापस चला जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संजीव खन्ना ने इंद्राणी का साथ क्यों दिया, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि इंद्राणी ने संजीव को ये लालच दिया था कि अगर वो उसका साथ देगा तो इंद्राणी पीटर के प्रॉपर्टी में से बहुत सारा हिस्सा उसकी बेटी विधि के नाम कर देगी। तो अपनी बेटी की भलाई देखते हुए संजीव ने हाँ कर दिया था इस काम के लिए। फिर ऐसे ही एक दिन बीता और राहुल को शीना के फोन से एक ब्रेकअप मैसेज आता है जो कि इंद्राणी ने ही शीना के फोन से किया था और
अप्रैल 24, 2012 को इंद्राणी ने शीना के ऑफिस मेल आईडी से रेजिग्नेशन मेल भी भेज दिया था शीना के बॉस को। पर राहुल को कुछ गड़बड़ लग रहा था क्योंकि उसकी रोज शीना से बात होती थी, बट पिछले 2 दिन से उसकी बात शीना से नहीं हो पाई थी। तो इसीलिए वो खार पुलिस स्टेशन जाता है उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। बट पुलिस उससे बोलती है शीना कहीं गई होगी, 2-3 दिन में आ जाएगी। बट राहुल के इंसिस्ट करने पे पुलिस इंद्राणी के रेसिडेंस जाती है इंक्वायरी करने, जहां उसके सर्वेंट्स बताते हैं कि इंद्राणी यूएस गई है शीना के साथ। जैसे ही इंद्राणी यूएस से रिटर्न होती है, फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है और बयान देती है कि राहुल शीना को परेशान करता रहता था, इसलिए शीना राहुल से परेशान होकर यूएस चली गई अपनी हायर स्टडी को परस्यू करने। अब पुलिस ने इंद्राणी के इस बयान को वाजिब माना और एफआईआर लॉन्च नहीं की और राहुल भी समय के साथ मूव ऑन कर गया। अब सोचिए, अगर पुलिस ने उस समय ही ठीक से कार्रवाई की होती तो उसी समय ही शीना बोरा मर्डर केस का खुलासा हो गया होता। तो ये पुलिस की एक बड़ी लापरवाही थी जो कि बाद में सामने आती है। तो इतना जो भी मैंने आपको बताया, ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके पता किया था। और आप बाकी सबकी वीडियो देखेंगे तो लोग आपको इतना ही स्टोरी बताएंगे, बट मैं आपको पूरा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। बट क्योंकि ये केस बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और हाई प्रोफाइल वाला था और इंद्राणी के लॉयर्स की तरफ से ये भी बोला जा रहा था कि एविडेंस को टेम्पर और मैनिपुलेट किया गया है और भी बहुत एलिगेशन लग रहे थे इन्वेस्टिगेशन टीम पर, तो इसी के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट सितंबर 29, 2015 को ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है। फिर सीबीआई इस केस का अपनी तरीके से जांच करती है और फिर नवंबर 19, 2015 को पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। सीबीआई का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से ये प्रूव होता है कि पीटर मुखर्जी was also involved in the murder। जैसे इंद्राणी के कहना था पीटर भी नाराज था शीना का रिलेशनशिप राहुल के साथ को लेकर और इसलिए वो चाहता था कि शीना कहीं गायब हो जाए। दूसरा, श्यामर राय अपने बयान में ये कहता है कि जब इंद्राणी मुखर्जी शीना का मर्डर प्लान डिस्कस कर रही थी तब पीटर भी उस वक्त वहां मौजूद थे। तीसरा, सीबीआई ने ये भी पाया कि पीटर मुखर्जी ने श्यामवर राय के बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर किए हैं। तो मेनली इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे सीबीआई ने पीटर को अरेस्ट किया था। बट पीटर अपने ऊपर लगे हर चार्ज को डिनाई करता रहा। बट फिर मार्च 20, 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीटर को बेल ग्रांट कर दी क्योंकि कोर्ट को लगा कि पीटर के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो कि उसको शीना बोरा मर्डर केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व प्रूव कर सके। कोर्ट का ये भी मानना था कि पीटर 4 साल से जेल में ही है और ये ट्रायल अभी और लंबा चलेगा और ऊपर से पीटर को हेल्थ प्रॉब्लम भी थी। तो कोर्ट ने इसी के बेसिस पे पीटर को बेल दे दी थी और बोलती है कि उसको हर ट्रायल वाला दिन कोर्ट आना होगा और वो एविडेंस के साथ छेड़खानी ना करे और विटनेस से बात ना करे। तो इसी के बेसिस पे इंद्राणी भी बेल के लिए अप्लाई करती है क्योंकि उस पर भी सब चार्ज प्रूव नहीं हो पाए थे। बट उसकी बेल रिजेक्ट पे रिजेक्ट होती है अंटिल मई 18, 2022 तक, जब सुप्रीम कोर्ट उसको फाइनली बेल दे देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंद्राणी का डीएनए तो मैच हो गया था डेड बॉडी के डीएनए से, तो वो ऑब्वियसली क्रिमिनल हुई, तो उसको बेल क्यों मिली? अब इसके कई रीजंस हैं। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि डीएनए जो डेड बॉडी मिला वो इंद्राणी के डीएनए से मैच हो रहा था। बट इंद्राणी के लॉयर ने ये कह के इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने वहां पे किसी और का डीएनए इम्प्लांट करवाया है जो कि इंद्राणी के डीएनए से मैच हो रहा था। और कोर्ट को ये पॉइंट कंसिडर करना पड़ा कि हो सकता है किसी का नकली डीएनए इम्प्लांट किया गया हो उस डेड बॉडी पे।
और एक पॉइंट ये भी था कि डेड बॉडी के डीएनए के थ्रू पता चला था कि इंद्रानी उस डेड बॉडी की बायोलॉजिकल मदर थी। तो पुलिस का कहना था कि इसी के बेसिस पे वो लोग उस डेड बॉडी को शीना बोरा मान रहे थे। बट आप सोचिए, शीना का डीएनए तो वेरीफाई तभी हो सकता था जब वो पहले से ही कहीं पे कलेक्ट करके रखा हो या फिर शीना जिंदा हो। बट दोनों ही केस पॉसिबल नहीं था, तो 100% नहीं कहा जा सकता था कि वो डेड बॉडी शीना का ही है। मोरोवर, जो श्यामवर राय ने अपने बयान में बोला था कि शीना का गला दबाकर हत्या की गई थी, तो वो भी प्रूव नहीं हो पाया था क्योंकि डेड बॉडी में कोई गले के मसल्स और टिश्यू ही नहीं बचे थे इससे कि पता लगाया जा सके कि शीना की मौत गला दबाकर हुई है या नहीं। दूसरा रीजन ये है कि डीएनए सैंपल जो कि वहां से लिया गया था वो डिग्रेड हो चुका था या बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था, तो इस वजह से वो उस डीएनए से इंद्रानी का डीएनए मैच करवाना मुश्किल था। तीसरा रीजन इंद्रानी के क्रिमिनल ना साबित हो पाने का ये था कि जो विटनेस इन्वेस्टिगेशन टीम ने पेश किए थे वो पहले कुछ और बयान देते थे और फिर बाद में कुछ और ही बयान देते थे। तो इंद्रानी के लॉयर ने बोला कि ये इन्वेस्टिगेशन टीम की साजिश है इंद्रानी को फंसाने की, विटनेस लोगों से झूठ बुलवाकर। तो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे कोर्ट इंद्रानी को क्रिमिनल नहीं घोषित करती और ये ट्रायल अभी तक चल ही रहा और इन्वेस्टिगेशन टीम को कोर्ट आदेश देती है कि आप अपने एविडेंस और पक्के करें और विटनेस को जल्दी से जल्दी कोर्ट में पेश करें। तो इसीलिए सिर्फ डीएनए के बेसिस पे इंद्रानी को क्रिमिनल नहीं बोला जा सकता था और क्योंकि सीबीआई ने टोटल 237 विटनेस की लिस्ट कोर्ट में दी थी और आउट ऑफ 237 साढ़े 6 सालों में सिर्फ 67 विटनेस की कोर्ट में पेशी हुई थी जो कि 50% से भी कम थे और इतने वक्त तक इंद्रानी जेल में ही थी और अभी तक उसके ऊपर सारे चार्ज प्रूव नहीं हो पाए थे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इंद्रानी ने 6.5 साल जेल में बिताए बिना क्रिमिनल साबित हुए और अभी भी ट्रायल चल ही रहा और जिस स्पीड से ट्रायल चल रहा उस हिसाब से ये ट्रायल्स जल्दी खत्म होने की उम्मीद नहीं है। और क्योंकि पीटर को बेल मिल चुकी थी और इंद्रानी को भी हेल्थ इशू थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रानी के बेल को मंजूरी इस शर्त पे दे दी थी कि इंद्रानी विटनेस से बात नहीं करेगी, एविडेंस को टेम्पर नहीं करेगी और इंद्रानी को अपना पासपोर्ट पुलिस को जमा करना होगा और उसको आउट ऑफ इंडिया जाने की अनुमति नहीं है और वो अपना केस बाहर से ही लड़ेगी और जिस दिन ट्रायल्स होंगे उसे उस दिन कोर्ट आना होगा। और बात करें संजीव खन्ना की तो उसको भी अगस्त 23, 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है उन्हीं सब कंडीशन की वजह से जो इंद्रानी के केस में था। बट श्यामवर राय अभी भी जेल में हैं और इस केस का ट्रायल अभी भी चल ही रहा और अभी तक कोई भी एक्यूज क्रिमिनल नहीं प्रूव हो पाया, तो इसका मतलब अभी ये केस और भी लंबा चलेगा। आगे की अपडेट्स जो भी होंगे मैं आपको देता रहूँगा। तो ये थी आज की कहानी ऐसे माँ बेटी की जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या पैसा ऐसी चीज़ है जो एक माँ बेटी के पवित्र रिश्ते को भी नहीं छोड़ती और इतने बड़े क्राइम करने पे लोगों को मजबूर कर देती है। आपके थॉट्स जो भी हो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और मैं और भी ऐसे क्राइम थ्रिलर आपके सामने लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।